हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, एज पर योर रिक्वेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स का जून 24 का पेपर, टेंटेटिव पेपर इज रेडी बिफोर यू। ठीक है, विद इट्स सॉल्यूशंस। तो अप्रोक्सीमेटली 96 क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पेपर, क्विकली डिस्कसिंग द आंसर्स ऑफ द पेपर ऑफ जून 24। क्वेश्चन नंबर 1 लेके रखा था, अंडर pragmatic अप्रोच माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली डैश इन नेचर एंड टेक्स डैश assumptions। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल माना गया है और मानते हैं कि अनरियलिस्टिक assumptions देता है इन कंपैरिजन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। So that is my correct option is option C. Question number 2 है, which of the following is the subject matter of macroeconomics? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो का? तो इसका सी ऑप्शन सही है, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ऑप्शन सी डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर निक्स हैड बीन गिवन अ टास्क टू सेग्रीगेट नॉर्मेटिव एंड नॉन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव वो है जो सजेशन देता है, तो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द पास टाइम वर्किंग आवर्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी इंक्रीज टू 25 hours per week। ठीक है, should be मतलब it's a kind of suggestion now। Question number 4 पे आ जाते हैं। What is the nature of business economics, which is an applied branch of economics? Business economics क्या है? अब बेटा आइडियली मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, लेकिन बहुत सारी बुक्स इसका आंसर दे रही है एज इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। नाउ लिसन अगेन, वो हेडिंग ऐसी है बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर की कि ये नॉर्मेटिव होता है इन नेचर, लेकिन अगर उसके अंदर के कंटेंट पे तुम जाओगे तो उससे पता लग जाता है कि वो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो आइडियली द आंसर शुड बी डी, बट एग्जाम हैज कंसिडर्ड इट एज बी। इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर, स्टेटमेंट से बना हुआ क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट डिस्क्रिमिनेट sorry, which statement differentiates business economics from economics? Business economics को कौन सा अलग बताता है economics से? तो it is pragmatic in nature। business economics कैसे अलग है economics से? क्योंकि business economics is pragmatic या practical in nature। Correct option is option D। Question number 6 है, consumption of highly priced goods by status seeking rich people। बेटा ये कौन सा इफेक्ट है? हाई प्राइस गुड की तरफ ही जा रहे हो तो इट्स वेबलियन इफेक्ट, ऑप्शन डी सही है। Question number 7, if the quantity demanded of coffee increased by 8%, तो quantity demanded में 8% का change हुआ है, and the price of tea increases by देखो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी है, प्राइस भी बढ़ी है टी की 25%। अपने को क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है। ईसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 8% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 25%। दोनों में पॉजिटिव चेंज है तो आंसर तो प्लस में आएगा, एंड करेक्ट आंसर इज को सॉल्व करने पे आ रहा है 0.32, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹200 टू ₹20 टू ₹22। तो बेटा चेंज इन प्राइस हो गया 22 माइनस 2, दैट इज +2 का चेंज आया है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 3000 टू 2000 यूनिट्स। मिड पॉइंट मेथड यूज करना है, मतलब आर्क मेथड यूज करना है। चेंज इन क्वांटिटी है 2000 माइनस 3000, मतलब माइनस 1000। तो फॉर्मूला अप्लाई करके अगर निकालें, ईपी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्यू माइनस 1000 अपॉन चेंज इन पी 2 इंटू ओरिजिनल, सॉरी P1 प्लस P2 मतलब 42 अपॉन Q1 प्लस Q2 दैट इज 3000 प्लस 2000 5000। तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग द आंसर एज 4.2, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर जेड went to a stationery shop to buy pens। The price of pen decreased from ₹5 to ₹3। 5 से 3 होगा पेन का प्राइस, तो फिर चेंज इन प्राइस हो गया है -2 का। If the price elasticity of demand of pen is 2.5, EP देके रखा है 2.5, and the original quantity demanded for pen is ₹20। ओरिजिनल क्वांटिटी देके रखी है 20 यूनिट्स, तो अपने को न्यू क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है। न्यू क्वांटिटी कैसे निकलेगी? लेट न्यू क्वांटिटी बी एक्स। ठीक है, व्हेन वी सॉल्व इट, चेंज इन क्वांटिटी ले लेते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो न्यू क्वांटिटी निकाल लेंगे। -2 नहीं 2.5 इज इक्वल टू चेंज इन क्यू, ये अपने को नहीं पता, माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, अपॉन चेंज इन पी। चेंज इन पी कितना है? -2 का, इंटू ओरिजिनल प्राइस 5 यूनिट ₹5 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी
20 यूनिट्स। ठीक है, व्हेन आई सॉल्व इट, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 40, दिस इज 1 जा, दिस 4 जा, 4 2 जा 8, 8 16 एंड 20। बेटा चेंज इन क्यू आ रहा है 20 का, चेंज इन क्वांटिटी अगर 20 है, ओरिजिनल क्वांटिटी 20 थी, तो 20 प्लस 20 40 हो जाता है, दैट इज न्यू क्वांटिटी इज नाउ 40 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम wanted to purchase an apple tag, जो कितने रुपए का था, 12,000 का। एक्चुअल प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस कितनी है, 11,000, और उस पर डिस्काउंट मिल गया है 20% का। तो देखो वो 12,000 में खरीदने को तैयार था, लेकिन 11,000 पे उसको 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 2200 माइनस हो जाएगा, और फर्दर 300 रुपए का और कैश डिस्काउंट मिल गया, तो 2500 माइनस हो जाएगा, तो दैट गिव्स अस 8500। 8500 में उसको पड़ा और वो देने को तैयार था 12,000, तो ऐसी सिचुएशन में 3500 क्या है, 3500 इज द कंज्यूमर सरप्लस, 12,000 माइनस 8500, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर है 750, अपने को प्राइस बतानी है पैनकेक और मफिन्स की। ठीक है, अपने को यहाँ पे ग्राफ पे दिख रहा है कि 25 पैनकेक टोटल खरीदे जा सकते हैं, ये यूनिट्स हैं, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस टोटल खर्चे के बराबर होता है 750। 25 क्वांटिटी है, प्राइस अपने को निकालनी है, इज इक्वल टू 750, तो प्राइस हो जाएगी 25 डिवाइडेड 750 डिवाइडेड बाई 25, दैट गिव्स अस 30। तो पैनकेक का प्राइस है 30 रुपीज। ठीक है, एंड मफिन का प्राइस कैसे निकालेंगे, 750 डिवाइडेड बाई 50, दैट गिव्स अस 15 रुपीज, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉइंट अबव द बजट लाइन क्या बताता है, यानी पॉइंट आउटसाइड बजट लाइन बताएगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, when factors other than price changed causes the supply curve to shift to left। बेटा सप्लाई कर्व अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसे बोला जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख रखा है, सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होती है, जो एक बार यूज की जाती है सिंगल यूज के लिए। कैपिटल परफॉर्म्ड इन इट्स प्रोडक्शन फंक्शन इन सिंगल यूज। ठीक है, सिंगल यूज में जो होती है, एक ही बार यूज की जाती है, उसे सर्कुलेटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्सन वेंट टू बाय अ लैंड एंड ही थॉट वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। क्या लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्या नहीं फिट बैठ रहा है कि वो होमोजेनस होती है, करेक्ट इज वो हेट्रोजेनस होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, इट इज रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। अब यहाँ पे देखो, आई हैव सॉल्व्ड इट, मैंने टीपी कैलकुलेट किया हुआ है, टीपी कैसे निकलेगा, 380 प्लस 160 दैट गिव्स यू 540। फिर मैंने एमपी भी निकाला हुआ है, एमपी कैसे निकलता है, टीपीएन माइनस 1, 680 माइनस 540 दैट गिव्स यू 140। एंड नेक्स्ट लेवल का टीपी कैसे निकाला है, पुराने टीपी पे नया वाला एमपी ऐड कर दिया, 680 प्लस 120 800। तो अपने को अब बताना है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का एमपी अपन ने निकाला हुआ है, दैट इज 140, ऑप्शन बी। थर्ड यूनिट का टीपी क्या है, 540, ऑप्शन सी। एंड एवरेज प्रोडक्ट बताना है फिफ्थ यूनिट का, एपी कितना हो जाएगा, टीपी डिवाइडेड बाय क्यू, 800 बाय 5, दैट गिव्स अस 160, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following defines all those combination of input which are capable of producing the same level of output। बेटा सारे inputs अगर same level of output बना रहे हैं, तो उसे कहा जाता है isoquant, that is option B। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, which of the following is called an envelope curve। ये तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। फिर इसमें अपने को ए और बी कैलकुलेट करना था, ए मतलब अपने को टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, 500 प्लस 2100 दैट गिव्स अस 2600। और उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है ऑप्शन बी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पे लगातार नहीं चल रही हैं, तो चेंज इन टीसी कितना हो गया, 2600 माइनस 1900 दैट इज 700 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू 35 माइनस 20 दैट गिव्स अस 15, तो 700 divided by 15 gives 46.7, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, द शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, रिटर्न्स टू स्केल के परफॉर्मेंस पे, दैट इज माय करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द नॉर्मल रिटर्न्स ऑन मनी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इन ओन बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। उसको जितना भी नॉर्मल पैसा रिटर्न ऑन कैपिटल मिलेगा, वो किसका एग्जाम्पल है, बेटा करेक्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय अ फर्म
सच एज वेजेस, लाइटिंग, ये सारी चीजें क्या है? ये बेटा आउटले कॉस्ट है, मनी कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम द डायग्राम बिलो, तुमको बताना है ए किसका है बेटा, जो मिनिमम पे कट करते हुए जाता है एसी और एबीसी को, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो ए वाला ग्राफ मार्जिनल कॉस्ट है, बी वाला ग्राफ ऊपर है और सी वाला नीचे है। एसी और एबीसी है ये दोनों रिस्पेक्टिवली। एसी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एबीसी, तो एसी ऊपर होगा, एबीसी नीचे होगा। और डी वाला ग्राफ जो है वो एएफसी है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट? तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो, देन टोटल रेवेन्यू कितना होगा? मैक्सिमम होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। बेटा डिमांड बढ़ गई और किसी चीज का सप्लाई कम हो गया तो एक बात तो पक्की हो गई कि प्राइस तो बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटी में क्या चेंज होगा ये नहीं बता पाएंगे हम। तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट ए और बी का निकालना है। एआर देके रखा है दोनों मार्केट का 21 और इलास्टिसिटी है मार्केट ए की 3 एंड मार्केट बी की 7। तो बेटा अपने को वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन में ई। तो विल कैलकुलेट इट। ए आर देके रखा है 21, मार्केट ए का इलास्टिसिटी है 3 माइनस वन डिवाइडेड बाई 3, दैट गिव्स अस इंटू 2/3, दैट इज 14। ठीक है, और मार्केट बी के केस में 21 इंटू 7 माइनस वन अपॉन 7। तो व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 6/7 इंटू 21, तो 18 आ जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में तुमको ग्राफ्स देके रखे हैं। S1 और T1 ओरिजिनल वाले ग्राफ्स हैं और 1 अपना ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। अब अपने को सिचुएशन देके रखी है, क्या द इनकम, if the income of P increases, P कौन है? P visited supermarket for purchasing jam, है ना, और इनकम बढ़ जाती है P की। इनकम बढ़ गई तो बेटा समझ लो डिमांड का राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, D1 से D2 की तरफ। एंड प्राइस ऑफ फैक्टर वो कम हो गई है, तो प्राइस ऑफ फैक्टर कम हो गई तो सप्लाई बढ़ जाएगा, तो सप्लाई भी S1 से S2 की तरफ शिफ्ट होगा। तो S1 से S2 की तरफ शिफ्ट, दैट इज वाई करेक्ट न्यू इक्विलिब्रियम इज ऑप्शन पॉइंट नंबर 7। कैन यू सी ऑप्शन ए? D2 और S2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं 7th पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 30, हेवी रेन्स इन तमिलनाडु कॉज्ड डैमेज इन क्रॉप्स। तो नया इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? बेटा हेवी रेन हो गई तमिलनाडु में तो डिमांड पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड वहीं की वही है, सप्लाई कम हो जाएगा, तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कम हो गया है। तो यहाँ पे नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है अपना पॉइंट नंबर 3, D1 और S3 जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Then Edward expects a rise in price of motorcycles in next year. नेक्स्ट ईयर में एक राइज इन प्राइस एक्सपेक्टेड है, तो अगेन एक कंज्यूमर है एडवर्ड जो नेक्स्ट ईयर प्राइस राइज एक्सपेक्ट कर रहा है, तो डिमांड कर्व अभी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो करंट में डिमांड बढ़ जाएगी। और सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, तो सप्लाई कर्व अभी भी S1 है और डिमांड कर्व हो गया है D2। ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0.5, दैट इज वाई ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच मार्केट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। इन्फिनिटी होती है परफेक्ट कंपटीशन में, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट। कौन से मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस? बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन, दैट इज ऑप्शन डी ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 34, रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर इन मोनोपोली मार्केट इज स्टेटेड एज। बेटा तुमको पता है ना, जितना एआर में ड्रॉप आता है एमआर में उससे डबल ड्रॉप आता है। ठीक है, तो एमआर जल्दी गिरता है इन कंपैरिजन टू एआर, और एमआर इन दोनों के बीच में होता है, वाई एक्सेस और एआर के बीच में। ठीक है, दैट वाज अ कैरेक्टरिस्टिक। तो सीधी बात है एमआर जल्दी गिर रहा है इन कंपैरिजन टू एआर, यानी एमआर का लॉस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एआर, एंड दैट इज वाई स्लोप ऑफ एमआर डबल होगा इन कंपैरिजन टू एआर। लॉस अपॉन गेन फॉर्मूला से चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लगा के। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स इज गिवन बाय गवर्नमेंट। बेटा मोनोपोली में पेटेंट और कॉपीराइट दिए जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, विच फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को कौन सा अलग बताता है? बेटा वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑप्शन सी।
Question number 37. If electricity department is charging rupees 3 per unit of to farmers and rupees 7 per unit to industries, it is described as बेटा अलग अलग कस्टमर्स से उनकी कैटेगरी के हिसाब से प्राइस चार्ज की जा रही है, तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी. Question number 38. When few firms of oligopolistic market come to a common understanding with each other in fixing price and output, बेटा मिलजुल के प्राइस और आउटपुट डिसाइड किया जा रहा है, ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली का एग्जांपल होगा, ऑप्शन बी सही है. क्वेश्चन नंबर 39. Which is the external cause of business cycle? External cause, direct question, technology shocks, external cause में देके रखे थे. Question number 40. The variable that changes after the real income changes. बेटा इनकम चेंज होने के बाद कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है तो वो लैगिंग इंडिकेटर है, ऑप्शन बी सही है. क्वेश्चन नंबर 41. करेक्ट ऑप्शन बताना है, मैच करना है इनको. बेटा हॉट ट्रे मनी सप्लाई के साथ, मतलब 1 का बी. पहले बी आएगा, पीगू आएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ, फिर सी आएगा स्कम पीटर इनोवेशन के लिए है, और तीन इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड, बी सी ए डी है. तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 42. व्हेन एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक इनकम, तो जीएनपी एट एमपी बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू जीडीपी एट एमपी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 43. जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन ए सही है. क्वेश्चन नंबर 44. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जीवीए एट एमपी कैसे निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 45. डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं? पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स को भी हटा देते हैं, जो मिसलेनियस रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की उनको भी हटाते हैं. करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. अपने को कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर 22-23 का इस पूरे डेटा से. कैसे निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर? 22 का नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, तो 1250 डिवाइडेड बाय 850 इनटू 100, दैट गिव्स अस 147.06. ठीक है. और 2023 का नॉमिनल जीडीपी 1500 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी 940 इनटू 100, दैट गिव्स अस 159.57. अब इन्फ्लेशन रेट निकालना है अगले क्वेश्चन में बिटवीन 2022 एंड 23. तो कैसे निकालते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 2 का मतलब 159.57 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1 का मतलब 147.06 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 147.06 इनटू 100. ठीक है. इसको सॉल्व करने पे क्या रेट मिल रहा है हमको? 8.51%, ऑप्शन सी सही है. क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं. इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड. बेटा अगर हमको दिया जाता है ना ऐसे सारे हाउस होल्ड जो इनकम रिसीव कर रहे हैं इंक्लूडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो हाउस होल्ड को ही सर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे हाथों की इनकम है और इंडिविजुअल के हाथ की इनकम कहलाती है पर्सनल इनकम, दैट इज ऑप्शन बी. Question number 49 है. Joseph had a shoe company in US. The profits earned from its manufacturing unit operating in India will come under. बेटा जोसेफ की कोई यूएस में कंपनी है और उसकी एक यूनिट इंडिया में है. इंडिया से जो भी प्रॉफिट वो कमाएगा वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का तो पार्ट होगा, लेकिन वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा. वो यूएस की नेशनल इनकम का पार्ट बनना चाहिए क्योंकि वो कंपनी वहां की रेसिडेंट है. ओके. तो इट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया बट नॉट एंड इन जीएनपी ऑफ यूएस. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में यूएस के जाएगा और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाया है इसलिए हमारी कंट्री की केवल जीडीपी में आएगा, जीएनपी में नहीं आएगा. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 50. If nominal GDP and real GDP of year 2015 are 5,000 and 6,700. बेटा 2015 का नॉमिनल जीडीपी 5,000 है, मतलब करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी, और रियल जीडीपी कितना है? 6,700, मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू करंट क्वांटिटी. तो इससे क्या पता लग रहा है यार? रियल जीडीपी ज्यादा है यानी प्राइस बेस ईयर की ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू करंट ईयर, तो करंट ईयर में प्राइसेस गिर गई है. प्राइसेस हैव फॉलन, ऑप्शन ए सही है. क्वेश्चन नंबर 51. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ लीकेज? बेटा गुड क्वेश्चन अगेन यार, मतलब लीकेज में कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा? नेशनल इनकम के क्या ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है और ये रटने पड़ेंगे. ओके. तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन.
अगर कॉर्पोरेशंस ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो लोगों के हाथ में पहुंच गया है. इट इज नॉट अ काइंड ऑफ लीकेज. ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लीकेज होता है. क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द एग्रीगेट डिमांड व्हेन कंजम्पशन इज 2000 करोड़. कंजम्पशन 2000 है. इन्वेस्टमेंट कितना देके रखा है? 700. गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी है 750 और एक्सपोर्ट देके रखे हैं 150. अपने को कैलकुलेट करना है क्या? टोटल एक्सपेंडिचर, नहीं 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 नहीं, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, एडी निकालना है, जब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स देख रखा है 50. ठीक है, अ, अब कैलकुलेट कर लेते हैं. एडी कैसे निकलता है? सी 2000 प्लस आई 700 प्लस जी 750 प्लस एक्स माइनस एम, मतलब 150 माइनस 50. तो 850 प्लस 700 1550 प्लस 2000 3550. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सी टी टी आर सब देके रखा है. अपने को तो इक्विलिब्रियम निकालना है. y इज इक्वल टू सी 2000 प्लस 0.8y 200 प्लस 0.8y इंटू y माइनस क्या करते हैं अपन इसमें से? टैक्स. टैक्स अपने को देके रखा है 150. ऐड क्या कर देते हैं? ट्रांसफर रिसीट 75 प्लस इन्वेस्टमेंट कितने देके रखे हैं? 200 प्लस गवर्नमेंट का खर्चा कितना देके रखा है? वापस से 150. इसको सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 550 प्लस 0.8y माइनस 75 इंटू 0.8 माइनस 60 हो गया ये. ठीक है, when we solve it we get 490 550 minus 60 490 is equal to 0.2y. ठीक है, और y is equal to 490 divided by 0.2. तो ये हो जाएगा 2450. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई. क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एमपीसी. बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता है. एमपीसी के बारे में क्या सही है? बेटा एमपीसी का वैल्यू जनरली 0 से बड़ा होता है और 1 से कम होता है. इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी 1 बट ग्रेटर देन 0. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई. डायरेक्ट फॉर्मूला ही देके रखा है उसमें. ऑप्शन बी सही है. क्वेश्चन नंबर 56, if aggregate demand for an amount of output is less than the full employment level of output in the economy. तो ये कौन सा सिचुएशन है? डिफ्लेशनरी गैप है, डिफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम है. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 57, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 500 करोड़ विल इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 1500. तो बेटा के का वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, दैट गिव्स अस 3. ओके, और उसके बाद अपने को निकालना है एमपीसी. तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस. तो 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस. तो एमपीएस आ गया 0.33, यानी एमपीसी हो जाएगा 1 माइनस 0.33, दैट इज 0.66. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 58 है, अलोकेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. ये किस में आते हैं? एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 59, who is responsible for the economic stabilization and income redistribution in the economy. But generally central government इस चीज के लिए responsible होगी. That is option B. Question number 60. When smoking is completely banned by the government in public places like bus stand, park, school, etc., then it is an example of क्या? कमांड सोल्यूशन, जहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली रेगुलेट कर रही है कि क्या करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस इसमें नहीं बैठ रहे हैं. ये नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दी हुई है, एंड दैट इज वाई तुम नॉकआउट से भी कर सकते थे. इट्स अ कमांड सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 61, कमांड सोल्यूशन मतलब वेयर गवर्नमेंट ऑर्डर्स टू डू समथिंग. क्वेश्चन नंबर 61, एक्सटर्नलिटीज लीड्स टू मार्केट फेलियर. एक्सटर्नलिटीज मार्केट फेलियर में क्यों रिजल्ट करते हैं? बिकॉज जितना भी कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है. दैट इज वाई एक्सटर्नलिटी मार्केट फेलियर में रिजल्ट करेंगे. दे रिप्रेजेंट कॉस्ट और बेनिफिट विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन दी मार्केट प्राइस. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऐसे कॉस्ट बेनिफिट जो मार्केट प्राइस में कहीं अफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 62, फिजिकल फेडरलिज्म किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंस कमीशन. डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 63, द पॉलिसी डिजाइन टू
restrain the level of economic activities of the economy during inflationary phase is known as. Inflation के टाइम पे रिस्ट्रेंट करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उसे कौन सी पॉलिसी कहा जाएगा? बेटा ये कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, इफ इन द पीरियड ऑफ स्लगिश मतलब स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइम, जब बहुत धीरे चल रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हेन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लेस, फिस्कल पॉलिसी एम्स टू कॉम्पेंसेट द डेफिशिएंसी। कैसे फिस्कल पॉलिसी कॉम्पेंसेट करेगी? बेटा जनरली फिस्कल पॉलिसी में हम बूस्ट करने की कोशिश करते हैं एग्रीगेट डिमांड, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाती है, ठीक है। It aims to compensate the deficiency by boosting what? Effective demand and government spending, aggregate spending. That is option C. Question number 65 है, velocity देके रखी है 20। बेटा ये mv is equal to pt वाला फॉर्मूला है, ठीक है, मनी डिमांड से रिलेटेड। m मतलब मनी सप्लाई into v 20, p मतलब प्राइस लेवल 120 एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन 150। अपने को तो मनी सप्लाई निकालना था, तो ये 20 यहाँ हट के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दैट गिव्स अस 6। करेक्ट आंसर वुड बी 900 crores, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिएट मनी? फिएट मनी मतलब जो गवर्नमेंट उसके ऑर्डर एंड अथॉरिटी के अंदर इशू करती है। दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, करेंसी नोट्स। क्वेश्चन नंबर 67 है, the transactionary demand for money is directly proportional to and a positive function of। ट्रांजैक्शन के लिए जब हम डिमांड करते हैं मनी, तो वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है? बेटा इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में क्लियर है कि प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शनरी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, और इंटरेस्ट रेट के साथ स्पेकुलेटिव डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। People's desire to hold cash in order to be equipped to exploit any attractive investments opportunity requiring cash expenditure reflects। बेटा ये स्पेकुलेटिव मोटिव बताता है लोगों का कि ज्यादा कैश वो इसलिए रखना चाहते हैं ताकि कभी भी कोई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट उन्हें दिखे तो उसमें वो पैसा लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप मीन? लिक्विडिटी ट्रैप मतलब ज्यादा लिक्विड फंड्स लोग रखना चाहते हैं, और जितना भी पैसा मॉनेटरी अथॉरिटी शायद डालेगी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग ज्यादा लिक्विड कैश ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर द डिजायर टू होल्ड बॉन्ड्स इज वेरी लो एंड अप्रोचेस जीरो, एंड द डिमांड टू होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म एज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस इज इंफिनिटी, ठीक है। ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 70, कैलकुलेट ब्रॉड मनी M3। ब्रॉड मनी कैसे निकलता है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, और इसमें एक और चीज ऐड होती है, दैट इज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। दिस वुड हैव बीन द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, करेंसी विद पब्लिक कैसे निकालते हैं? ये तो मॉड्यूल में कितनी ही बार ये क्वेश्चन आ गया है और हमने कर लिया है। नोट्स इन सर्कुलेशन में ऐड करते हैं करेंसी ऑफ स्मॉल कॉइन्स इन सर्कुलेशन, करेंसी ऑफ रुपी कॉइन्स इन सर्कुलेशन, और उसमें क्या माइनस कर देते हैं? करेंसी विद बैंक, कैश इन हैंड विद बैंक, ठीक है। यू एड ऑल दिस एंड माइनस करेंसी विद बैंक, कैश विद बैंक, तो अपने को मिल जाता है कितना करेंसी पब्लिक के पास है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग 2280, 885। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, मनी मल्टीप्लायर मीन्स। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू मॉनेटरी बेस, दैट इज द वे यू कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर, M divided by MB। Question number 73, which of the following is not a channel of monetary transmission mechanism? Direct question, international trade channel जैसा हमने कोई चैनल नहीं पढ़ा है, that is why correct is option D। Question number 74 है, open market purchases of government securities by RBI will। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI खरीदती है, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के हाथ का पैसा लोगों के हाथ में वापस चला गया है, और गवर्नमेंट ने मतलब RBI ने परचेज बैक कर ली है सिक्योरिटीज, तो लोगों के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इट विल इंक्रीज रिजर्व्स एंड बेटर शुड बी इंक्रीज मनी सप्लाई। Okay. Question number 75. Theory of comparative cost advantage is dash in nature। बेटा डायरेक्ट देके रखा है डिफरेंस फॉर्म में, जहां हेक्सकर रोलन थ्योरी और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का डिफरेंस देके रखा था, उसमें क्लियरली देके रखा था कि ये थ्योरी होती है नॉर्मेटिव इन नेचर, और ये अकाउंट फॉर नहीं करती है फैक्टर प्राइस का डिफरेंस। इसको मतलब ही नहीं होता है फैक्टर की क्या प्राइसेस हैं उससे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 76, मर्केंटलिस्ट अप्रोच। मर्केंटलिस्ट मतलब स्टार्टिंग वाली अप्रोच जो थी ना, फर्स्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल ट्रेड, वो ये बोलती थी कि एक्सपोर्ट ज्यादा ज्यादा करने चाहिए और इम्पोर्ट्स कम करने चाहिए। तो एग्रीगेट एग्रेसिव एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ, ऑप्शन ए सही है। गैट कब स्टैब्लिश हुआ था? इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। डायरेक्ट क्वेश्चन, अंडर डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट्स द कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। बेटा इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली चीज बोलेंगे, आप फेवर नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर नेशन को, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स बट मे अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। बाकी लोगों के साथ आप आपस में फ्री में ट्रेड कर रहे हो और बाकी लोगों के साथ एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा रहे हो, तो उसे कहा जाता है कस्टम यूनियन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, a total ban imposed by the government on import or export of some or all commodities टू पर्टिकुलर कंट्री। बेटा एक पर्टिकुलर कंट्री पे आपने स्पेसिफिक या इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक टोटल बैन लगा दिया है, तो ये एम्बार्गो है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बैरियर है जो कंट्री लगाती है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेवीड एज अ फिक्स्ड या कांस्टेंट परसेंटेज ऑन द मनी वैल्यू ऑफ एन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड। इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड पे फिक्स वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है, तो वो कहलाता है एड वैलोरम टैरिफ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगेटिव आउटकम ऑफ टैरिफ। इनकी वजह से नेगेटिव आउटकम कौन सा नहीं है? पहला, इट डिक्रीजेस रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। ये रेवेन्यू डिक्रीजेस रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ नेगेटिव आउटकम, राइट? ठीक है, इनफैक्ट ये नेगेटिव आउटकम मतलब दिस इज नॉट अ नेगेटिव आउटकम, दिस इज इनफैक्ट टैरिफ लगाने पे तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और बढ़ जाएंगे, राइट? रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो दिस इज नॉट अ नेगेटिव आउटकम, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। लेट अस चेक विद बी आल्सो, प्रोड्यूसर्स ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री इंक्रीजेस देयर वेलबींग, नहीं, उनका वेलबींग तो नहीं बढ़ेगा। डोमेस्टिक कंज्यूमर सफर अ लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का लॉस जरूर हो सकता है, दैट्स अ नेगेटिव आउटकम, ठीक है। एंड बाय इग्नोरिंग कंपैरेटिव एडवांटेज टैरिफ्स डिस्करेज एफिशिएंट प्रोडक्शन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये नेगेटिव आउटकम है क्योंकि एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ओके। तो ए ऑप्शन इज नॉट अ नेगेटिव आउटकम, दैट्स व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? इट विल इंडिकेट अ लॉस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है मतलब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो गए हैं, इम्पोर्ट सस्ते हो गए हैं, और इसकी वजह से लॉस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है, एंड दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अ गुड क्वेश्चन अगेन, इनफैक्ट 82 वाला भी इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। एक लोकल करेंसी के बदले में कितनी फॉरेन करेंसी? बेटा इसको इनडायरेक्ट कोट बोलते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एफडीआई। एफडीआई में क्या इंक्लूड नहीं होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, ये अब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ई अमृत किससे रिलेटेड है? इट्स अ वन स्टॉप solution destination for all information in electric vehicles, okay। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा रेवोल्यूशन कैरेक्टराइज होता है बाय इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स? ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन ए। एचवाईवी सीड्स देख के डायरेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पे आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, पीएम गति शक्ति इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है बेटा? या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है टर्शरी सेक्टर से, दैट्स व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, एपीईडीए इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगेन, अब मतलब इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, हाईली थियोरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें रटना पड़ेगा फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 91, ई नाम एनएएम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, उसके फुल फॉर्म से क्लियर हो गया है, ये एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट है जहां पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में डील किया जाएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज
reducing the ability of Indian agriculturalists to participate in डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट। किसकी वजह से हमारे कंट्री के फार्मर्स की एबिलिटी कम होती है एक्सपोर्ट मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट में पार्टिसिपेट करने की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लो फार्मिंग प्रोडक्टिविटी एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और सबसिस्टेंस फार्मिंग इसका मेन कारण है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, मेन कॉज एट्रीब्यूटेड टू इमीडिएट नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मेन कारण क्या था? फिस्कल डेफिसिट वाज फाइनेंस्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डेट। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% एफडीआई इन इस चीज में मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इन फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स अंडर विच रूट? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अब एफडीआई 100% एफडीआई में परमिशन है। That is why correct option is option A. Question number 95 पे आते हैं। To develop a mechanism to formulate practicable plans at village level and aggregate these progressively at higher levels of government is an objective of बेटा mainly ये सब plans कौन बनाता है? नीति आयोग। Correct option is option B. Question number 96, MRTP Act 1969 is aimed at regulation of which kind of firms and relatively which market power? Correct is large firms and large market power. ठीक है, these were the questions that could be aggregated and इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन।